आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि आपका चैप्टर है भारतीय न्यायपालिका। इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, जितने भी पिछले साल एग्जाम हुआ था स्टेट पीसीएस या आईएएस का, उसका ऑनलाइनर और एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको ऑनलाइनर रहेगा और सेकेंड पार्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए, ये आपके लिए जब फायदेमंद होगा जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे 2 दिन पहले आप इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको 70 से 80% भारतीय न्यायपालिका से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे इसमें, क्योंकि ऑनलाइनर से आपको पूरे सिलेबस इसमें करा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यह सब अभी ऑनलाइन करा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है संविधान के प्रवर्तन के समय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वर्तमान में उसमें 34 है। कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ये जो 33 अन्य न्यायाधीश है, ये कॉलेजियम सिस्टम से आता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? देखिए कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, देखिए कॉलेजियम सिस्टम आप देखिए यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। वह न्यायाधीश को, जो न्यायाधीश होता है, उस न्यायाधीश को नाम का चर्चा करता है। याद रखिएगा, इसमें नाम की चर्चा करता है। उसके बाद आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या होता है, इंटेलिजेंट ब्यूरो के द्वारा जो न्यायाधीश का नाम लिया गया था कॉलेजियम सिस्टम में, उसको जांच करता है, बैकग्राउंड चेक करता है कि हाँ इसका पूरा कार्यकाल सही हुआ है कि नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस उच्च न्यायालय में है कि नहीं, ये सब जांच करता है। उसके बाद कानून मंत्रालय में जाता है, कानून मंत्रालय उस नाम को सिफारिश करता है और पास करता है। उसके बाद पूर्ण विचार के लिए सरकार को भेजता है। तो सरकार क्या करता है, उस पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वह प्रधानमंत्री सलाह देते हैं और नाम को चयनित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, तो न्यायाधीश का नियुक्ति हो जाता है। तो यह आपको न्यायाधीश बता दिए कैसे कैसे न्यायाधीश बनता है। अब मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है? मुख्य न्यायाधीश होता है कि इसमें जो वरिष्ठ नागरिक होता है, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, उसको मुख्य न्यायाधीश बनाता है, जिसका उम्र 65 वर्ष तक होना चाहिए, 65 वर्ष के पहले होना चाहिए, और साथ में आपको हाई कोर्ट का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो वरिष्ठ नागरिक होगा उसी को, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अगर ये मुख्य न्यायाधीश हट जाएगा तो फिर सेकेंड वाला जो आएगा, जिसका जो क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के लंबे समय तक सेवा देने वाले जज को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। यह वरिष्ठता के उम्र के हिसाब से नहीं होता। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्र के हिसाब से नहीं हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा बंदा, उसी को, जो एक्सपीरियंस न्यायाधीश होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें भी क्या होता है, इसमें कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलता है। मुख्य न्यायाधीश में कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलता है, सिर्फ अन्य न्यायाधीश में ही कॉलेजियम सिस्टम चलता है। मुख्य न्यायाधीश में आपको क्या होता है, पहले कानून मंत्री, जो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए है, जिसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है, उसको कानून मंत्री नाम का अनुरोध करता है। अनुरोध कर दिया, अब सीजीआई के वरिष्ठ को नाम का सिफारिश करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है जो पिछल का, वह उस वरिष्ठ को नाम का सिफारिश करता है। उसके बाद पीएम के पास जाता है, पीएम पास कर देता है, और उसके बाद राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करके शपथ दिला देता है, तो मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। और अन्य न्यायाधीश में कॉलेजियम सिस्टम से होता है, जो इस वीडियो में बता दिए अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। याद रखिए, संसद के पास। इसमें विशेष बहुमत होता है, 2/3 के बहुमत से होता है,
आपको न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, किंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से, याद रखिएगा। भारत में अब तक कितने ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेत्ता है और उच्च न्यायालय का स्थानीय नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, अभी तक एक भी नहीं। किसी मामले का सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अब तक सबसे बड़ी पीठ कितना थी? तो 23 न्यायाधीश को, याद रखिए, मतलब जो बेंच पर बैठता है, देखते हैं यहाँ पे 13 न्यायाधीश के, यहाँ पे देखिए 13 जो बैठता है बेंच पर, वो बात बोल रहा है। बड़ी पीठ मतलब 13 न्यायाधीश की बेंच था, गठित की गई थी किसमें? तो केशवानंद भारती मामले में, जो कि आपको संविधान का मूल दर्जा दिलवाने के लिए, कि मूल दर्जा में जो मूल अधिकार है उसमें बदलाव नहीं होने के लिए केशवानंद भारती मामले आया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के वह कौन न्यायाधीश है जो वरिष्ठ क्रम में आने पर भी लकवे का शिकार होने जाने के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन जा सके थे? तो कौन? सैयद जफर इमाम, यार कब? 1964 में। 1974 में न्यायमूर्ति HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो MH बेग को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, देखिए न्यायिक निर्णयानुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितने वरिष्ठ न्यायाधीश के समूह से परामर्श कर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है? तो भेजनी चाहिए। तो अब आपका बोला एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश के मिलकर, कौन सा? ये कॉलेजियम सिस्टम होता है। समूह में यह कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज, जो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। आपको बता दिए थे कि मुख्य न्यायाधीश के लिए कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलता है, और जो अन्य न्यायाधीश होता है उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम चलता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है? पहले आपको नाम को चयन करता है। कॉलेजियम सिस्टम में जो पहले जिसको आपको न्यायाधीश बनाना है उसका नाम का चर्चा करता है, तो नाम का चर्चा हो गया। उसके बाद IB इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या करता है? उसका बैकग्राउंड चेक करता है, कहाँ इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, कितना साल के एक्सपीरियंस है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद कानून मंत्रालय उस नाम को पुनः विचार के लिए सरकार को भेजता है। अब सरकार क्या करता है? PM मोदी से सलाह लेता है। PM मोदी सलाह लेता है कि हाँ यह न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। बात बता दी है। और कॉलेजियम सिस्टम उसमें मुख्य न्यायाधीश में सिर्फ कानून मंत्री CGI के नाम का अनुरोध करता है। उसमें कानून मंत्री ने अनुरोध किया, उसके बाद CGI वरिष्ठ को नाम का सिफारिश देता है, उसके बाद PM के पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद शपथ दिलाया जाता है मुख्य न्यायाधीश में। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मतलब एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। एक एक्टिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि देखिए नीचे दिएगा क्वेश्चन में, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी न्यायाधीश को कब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया जाता है? याद रखिएगा, जबकि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण वह अपने कर्तव्य का निर्वहन में असमर्थ हो, तो कुछ थोड़े समय के लिए एक्टिंग जो कार्यकारी बोलते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है कुछ समय के लिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 127 के तहत।
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कब की जाती है? तो याद है, उच्चतम न्यायालय में का सत्र आयोजन करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति के लिए, मतलब कोरन, मतलब इसमें क्या होता है कि सत्र चालू करना है उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पे मतलब मान लीजिए कि कोई एब्सेंट है, वहाँ पे नहीं, मान लीजिए कि 10 है तो 10 को पूरा करना है तभी वह सत्र चालू होगा। सत्र 9 ही पूरा है तो एक आपको तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर 10 कोरम पूरा लिया जाता है तो सत्र शुरू होता है। एग्जाम्पल बता दिए। इससे क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। याद रखिए, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत में तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से। कौन सा? फ्रांस के संविधान से। देखिए, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होना चाहिए? तो 65 वर्ष। रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। कितना? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह अनुच्छेद 124 के तहत, 124(4) के तहत। किस आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो याद देखिए, सिद्धकराचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और असमर्थता, इनकैपेसिटी मतलब समर्थ नहीं है, मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो असमर्थ है, मतलब उसमें हो नहीं पा रहा है वो काम, तो उसके आधार पर आपको उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। किसके द्वारा? आदेश द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? तो सदन के कुल सदस्य संख्या में बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाली सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 650 है, एग्जाम्पल बता रहे, 650 है संसद का सीट, इसमें से आपको 50% हो गया तो कितना बचा? 600। इसका 2/3 लीजिए तो कितना हुआ? 200। मतलब आपको 400 लोग का जो बहुमत मिलेगा तभी हटेगा। याद रखिएगा, 400 लोग आएगा इस पक्ष में, हटाने के पक्ष में, तो हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के ऐसे दूसरे न्यायाधीश कौन है जिन्होंने उनके पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? याद है, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद। वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो याद रखिएगा, 2,80,000 रुपये प्रति माह। 2,80,000 रुपये प्रति माह। जो 18 में हुए संशोधन के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यह मुख्य न्यायाधीश का है, याद रखिए 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का है, और अन्य न्यायाधीश का कितना? 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते एवं पेंशन की निधि से दिया जाता है। कौन सा निधि से? तो भारत के संचित निधि से, जो भारत का बैंक होता है वो, जहाँ पर टैक्स का पैसा उसका जमा होता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 124 में
न्यायाधीश को हटाने का 124(4) में न्यायाधीश का हटाने का दिया हुआ अनुच्छेद 124(4) में। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालयों का वह प्रथम न्यायाधीश कौन था जिनको उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव 1991 में लोकसभा में लाया गया था। याद रखिए, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने तथा उनके कराचार का असमर्थन की जांच करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए संसद के कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो याद रखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार किसी न्यायाधीश पर लगे आरोप की जांच के लिए कितने सदस्य की समिति गठित किया जाता है? तो 3 सदस्य की समिति गठित किया जाता है। किसको? न्यायाधीश पर लगे आरोप की जांच करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें देखिए, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 131 के तहत। प्रारंभिक अधिकारिता के तहत उच्चतम न्यायालय किन मामले की सुनवाई करता है? तो याद रखिए, संघ तथा एक या अधिक राज्य के मध्य के मामले को, या दो से अधिक राज्य के मध्य विवाद को। ऐसे विवाद जो जिनके संघ तथा एक से अधिक राज्य एक तरफ तथा एक से एक अधिक दूसरे तरफ हो, तब प्रारंभिक अधिकारिता का सुनवाई होता है। देखिए, प्रारंभिक अधिकारिता क्या होता है ये भी बता देते हैं। देखिए, ये प्रारंभिक अधिकार का, यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, याद है, क्षेत्र अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। इसमें आपको 7 होता है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है, परामर्श क्षेत्र अधिकार होता है, पूर्वावलोकन क्षेत्र अधिकार होता है, अभिलेख न्यायालय क्षेत्र अधिकार होता है, पूर्ण न्यायालय की शक्ति होता है और प्रशासनिक शक्ति भी होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अधिकारिता में इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। भारत सरकार और राज्य के बीच का विवाद का कौन सुलझाता है? प्रारंभिक अधिकारिता। दो से अधिक राज्य के बीच का विवाद कौन सुलझाता है? तो प्रारंभिक अधिकारिता। मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, मौलिक अधिकार का, वो कौन करता है? तब प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। देखिए, सबका काम, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बांटा हुआ है कि आपको क्या क्या कौन सा क्षेत्र अधिकार में सुनना है। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आपको बता दिया, मौलिक अधिकार होता है, 2 राज्यों के बीच में झगड़ा होता है उसको सुलझाता है, केंद्र सरकार राज्य जो झगड़ा होता है उसका भी सुलझाता है। तो यह प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकारिता प्राप्त है? तो मूल अधिकार के संबंधित में। मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय कितना है? आर्टिकल अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32। कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को लागू कराने के लिए सर्वप्रथम किस न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। ये याद रखिएगा, उच्च न्यायालय को सबसे ज़्यादा पावर है, सर्वोच्च न्यायालय के से उच्च न्यायालय का सबसे ज़्यादा पावर है। किस मामले में? तो मूल अधिकार के मामले में। बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामले में उच्चतम न्यायालय से अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 132। देखिए, अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होता है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार, देखिए इसमें होता है क्या, संविधान के व्याख्या से जुड़े मामले से। अपीलीय क्षेत्र अधिकार में संविधान की व्याख्या के जुड़े मामले इसमें होता है। संपत्ति या विवाह से संबंधित बड़े कानून मामले किसमें होता है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार में। आपराधिक मामले जैसे मृत्युदंड हो गया, फांसी देना हो, ये सब किसमें होता है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार में। याद रखिएगा, याद रखिए, अपीलीय क्या होता है? आपको बताए थे, आप कंफ्यूज होते होंगे कि अपीलीय क्या है। अपीलीय होता है कि निचले अदालत के फैसलों को ऊपर अदालत में चुनौती देना। मान लीजिए कि निचली अदालत आपको फांसी दे दिया, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते, चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि निचले अदालत हमको
फांसी का सजा सुनाया है, इसीलिए अपीलीय क्षेत्र अधिकारी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपीलीय उच्च न्यायालय के कब की जा सकती है, तो जबकि उस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान मतलब महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हो, अनुच्छेद 32 के तहत। ये बता दी है, जो ये आपको एक क्वेश्चन है इसी में है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारी दी गई है, तो कौन सा अनुच्छेद 133 के तहत, याद देखिएगा। स्थानीय ग्रामीण समिति के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है, तो दीवान एवं सत्र न्यायालय में, याद रखिएगा। जो दीवान एवं सत्र न्यायालय होता है सिर्फ आपको अधीनस्थ न्यायालय में होता है, जो जिला में जो न्यायालय होता है जिला भर में, उसी को बोलते हैं आपको अधीनस्थ न्यायालय। सबसे निचली न्यायालय होता है अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला लेवल पर काम करता है, उसमें दीवान और सत्र न्यायालय होता है। तो दीवान किसका देखता है, दीवान जैसे दीवान न्यायालय क्या होता है, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय देखता है जैसे विवाह से रिलेटेड हो, जमीन से रिलेटेड हो, दहेज से रिलेटेड हो, ये सब मामले कौन देखता है, दीवानी न्यायालय। और सत्र न्यायालय क्या देखता है, सत्र न्यायालय देखता है जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, मर्डर हो गया, इस सब को कौन देखता है, सत्र न्यायालय, याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय, देखिए एक और बात इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी और सत्र न्यायालय नहीं होता है, उसमें एक ही जज दोनों काम करता है, एक ही जज दोनों काम करता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कि उच्च न्यायालय में चाहे उच्चतम न्यायालय में आपको जो है वहाँ पर दे दिया जाता है कि आपको इतना क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या होता है, वहाँ पे बेंच बनाया जाता था। मान लीजिए सिविल बेंच बन जाता है, उस सिविल मामले सुनेगा, एक क्रिमिनल बेंच बना जाता है, वो आपराधिक मामला सुनेगा, एक संवैधानिक बेंच बना दिया जाता है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है, तो ये बना दिया जाता है वहाँ पर, मगर एक ही जज होता है, याद रखिएगा। अलग अलग नहीं न्यायालय होता है, वहाँ पर सिर्फ बेंच बनता है, याद रखिएगा। मान लीजिए कि आपको मर्डर से रिलेटेड रह गया, तो एक बेंच बैठेगा, 2 न्यायाधीशों का बेंच बैठेगा, आपको सुन लेगा आपका सिविल दीवानी मामले का, आपराधिक मामले का, भी नया बेंच बनेगा, आपराधिक मामले सुनेगा। मगर जो निचले जो जिला लेवल का जो न्यायालय होता है या अधीनस्थ न्यायालय, उसमें दीवानी और सत्र न्यायालय अलग अलग होता है। देखते होंगे आप जिला कोर्ट में जाएंगे तो 2 जगह न्यायालय होगा, आपको एक दीवानी न्यायालय मिलेगा, एक सत्र न्यायालय मिलेगा। मगर हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट एक ही रहता है, हाई कोर्ट इसी में रहता है, सिर्फ बेंच के द्वारा अलग अलग दीवानी मामले, आपराधिक मामले, संवैधानिक मामला, ये सब सुनता है। आपको एक कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, एक बता देते हैं ये क्या होता है। जो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और एक होता है हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है, इसका एक केस के शुरुआत होता है। सबसे पहले आप केस कहाँ पे कीजिएगा, जिला में कीजिएगा, तो केस का शुरुआत कहाँ पे होता है, जिला में शुरुआत होता है। वहाँ पे गवाह बुलाया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय में गवाह बुलाया जाता है और सबूत पेश किया जाता है और तय होती है कि जुर्म हुआ या नहीं, याद रखिएगा। वहाँ पे क्या होता है, गवाह बुलाया जाता है और जुर्म सब ये सब लिखा जाता है, कहाँ पे, अधीनस्थ न्यायालय में। मगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मुख्य रूप से अपील सुनी नहीं जाती है, यहाँ गवाह भी नहीं बुलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गवाह भी नहीं बुलाया जाता है, बल्कि यहाँ देखा जाता है कि निचला अदालत ने कानून का सही पालन किया है कि नहीं, यह देखा जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखिए, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय एवं श्रमिक न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। आपको बोले हैं अपील का मतलब क्या होता है, निचली अदालत का चुनौती देना, निचली अदालत का चुनौती देना। किसमें, आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाकर निचली अदालत का चुनौती दे सकते हैं, उसका सुनवाई जो हुआ है उसका। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए किन आधारों पर किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल कार्रवाई मतलब सिविल प्रोसीडिंग में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। तो हाँ, देखिए
जब उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित सर्टिफाइड कर दिया है कि उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न शामिल है या उसकी राय में वह प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित डिसाइड किया जाना चाहिए। ये सब बता चुके हैं, अभी जस्ट बताए हैं सब। दांडिक मामले में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 134 के तहत। किस उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक मामले में दिए गए निर्णय अंतिम आदेश या दंडोदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कब हो सकती है? जबकि उच्चतम न्यायालय ने दोषी मुक्त के आदेश को पलटते हुए मृत्युदंड दिए हो, या अधीनस्थ न्यायालय ने उस अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचारण के लिए मंगाकर मृत्यु का दंडादेश दिया हो, या प्रमाणित किया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। देखिए, मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, शॉर्ट में समझिए। जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जीनल न्यायालय आपका मान लीजिए मृत्युदंड दे दिया, वो अपना क्षेत्र अधिकार से बाहर निर्णय ले रहा है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा दंड दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। तो इसीलिए बोला आप वहाँ जाकर चैलेंज कर सकते हैं वहाँ पे भी। बोला जैसे इसमें क्या, देखिए यहाँ पे कह रहा है, जब उच्च न्यायालय ने दोषी मुक्त, ध्यान देखिए, दोषी मुक्त के आदेश को उलटते हुए मृत्युदंड दिया, तो आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, या अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचारण के लिए मंगाकर मृत्यु का दंडादेश दिया हो। जब मान लीजिए अधीनस्थ मामले को विचार कर मृत्युदंड दिया हो, तो प्रमाणित किया हो कि मामले सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, या अपील जाके कर सकते हैं, यही बात बोला है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 132, 133 और 134 एक का ग के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 134 के तहत। अनुच्छेद 134 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिए कौन सा? अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 136 अपील के लिए। याद रखिए, अपील के लिए, अपील बता दिए क्या होता है? अपील होता है, देखिए आपको क्या है, अपील होता है जैसे निचली अदालत के कोई भी फैसला को आप चुनौती दे सकते हैं उच्चतम न्यायालय में जाकर या उच्च न्यायालय में जाकर। मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में आपको फांसी की सजा दे दिया, तो उनका अधिकार नहीं है फांसी के सजा देने का अधीनस्थ न्यायालय को, तो आप उच्च न्यायालय में जाकर उसको, अधीनस्थ न्यायालय को, निचतम न्यायालय को, जो नीच न्यायालय है उसको आप चुनौती दे सकते हैं। यही बात बोला है इसमें। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील किसकी अनुमति से प्रस्तुत की जाती है? तो याद रखिए, स्वयं उच्चतम न्यायालय की अनुमति से, स्वयं उच्चतम न्यायालय की अनुमति से। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 136 के अधीन किस न्यायालय या अधिकारण द्वारा दिए गए आदेश, दंडादेश आदि को विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता? तो सशस्त्र बलों के लिए गठित न्यायालयों या अधिकार द्वारा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन किस न्यायालय या अधिकारण द्वारा दिए गए आदेश, दंडादेश आदि के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता? कौन सा में? सशस्त्र बल जो आर्म फोर्स है के लिए गठित न्यायालयों या अधिकार द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्र अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 143 याद रखिएगा, अनुच्छेद 143। ये क्या है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, यही है उच्चतम न्यायालय के। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। 143 में यह दिया गया है, अनुच्छेद 143 में, कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत कौन सा उच्चतम न्यायालय के परामर्श देने के लिए कह सकता है? तो राष्ट्रपति।
उच्चतम न्यायालय कब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श मांगता है तब। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 143(2) के तहत किन विषयों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श देने के लिए कह सकता है? तो संविधान को लागू होने के पूर्व किए गए संधि, जो संविधान लागू हुआ था, मान लीजिए कि संविधान लागू हुआ था कब? आपको 1950 में। इससे पहले जो भी कानून है उससे जो उसके लिए जो परामर्श मांगता है, समझौता करता है, उससे पहले जो 1950 का कानून मांगा था उससे नहीं, 1950 के पहले के कानून, समझौता आदि के संबंध में विषय पर किस मामले में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया था? दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में। नेक्स्ट देखिए, किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से इनकार कर दिया था? अयोध्या मंदिर के मामले 1993 में। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? याद रखिए, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन सा? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो याद रखिए, कौन सा? अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय क्या है? आपको बता दिया, अभिलेख न्यायालय होता है जहाँ पे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई केस के मामले में सुनवाई किया तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि आपको जितना भी निचले अदालत है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय, ये इसको रिपोर्ट देखकर किसी का भी न्याय दे सकता है। मान लीजिए किसी को कोई काम करने पर उसको फांसी रोक दिया गया, तो अब कोई भी व्यक्ति वो काम करेगा तो उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय उस काम को फांसी देने से भी रोक देगा, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना उस पर फैसला दे चुका है, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको रिकॉर्ड को फॉलो करेगा कौन? अब वो फॉलो करेगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। यही बात बोला इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल होता है, उन्हें पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगा जा सकता तथा इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किन न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया है? तो याद रखिए, कौन? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय कितना? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उच्चतम न्यायालय कितना? अनुच्छेद 129 के तहत, और उच्चतम न्यायालय के 215 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 137 के तहत। देखिए, ये जो आपको पुनर्विलोकन है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जो पहले का जो निर्णय लिया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसको परिवर्तन कर देना। इससे क्या होता है? जैसे जब सर्वोच्च न्यायालय को संदेश होता है कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ, तो वह उस विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आए हो अथवा उसके कोई अन्य पर्याप्त कारण हो, तब ऐसे किया जाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए जान लेता है कि उच्चतम न्यायालय कि हाँ, जो आपको निर्णय दिए है वो किसी पक्ष को न्याय नहीं मिला है, तो वह अपना निर्णय को बदल सकता है। इसी को रिव्यू बोलते हैं, पुनर्विलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस शक्ति के अधीन अपने निर्णय या आदेश के परिवर्तन करने का अधिकार है? तो याद रखें, कौन सा? पुनर्विलोकन, किस शक्ति के अधीन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद कितना है? याद रखिए, अनुच्छेद
137 आपको पुनर्विलोकन और 143 आपको राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति किस अधीन है? तो संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों को। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें अंतर है। उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शक्ति लिखा है, तो आप कौन सा है? अनुच्छेद 145 और 137 में अधिकार है। याद रखिए, अधिकार है और शक्ति है, दोनों अलग अलग है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मामले को अंतरिम करने की या अपने पास मांगने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 139 के क के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, किसी उच्चतम न्यायालय में चल रहे वाद को सुनवाई के लिए किस अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके के पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 139 क के तहत। अनुच्छेद 139 क के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। याद रखिएगा, इसमें क्या है बता दिए। 139वां अनुच्छेद 139 क में क्या है? किसी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे वाद को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में चल रहे वाद को, याद रखिएगा, जब उच्चतम न्यायालय में कोई भी सुनवाई चल रहा है, उसको सर्वोच्च न्यायालय भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास 139 क में है। कौन सा अनुच्छेद पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 141 अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के तहत किन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के सभी न्यायालयों पर अवैध घोषित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। पूर्व निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? तो यह स्वयं उच्चतम न्यायालय पर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखिए, भारत के संविधान का रक्षक गार्जियन भारत के संविधान का रक्षक गार्जियन कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संघ सूची के में समाविष्ट किसी विषय का संबंध में भारत का उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को, अनुच्छेद 138 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत और 13(2) के तहत, अनुच्छेद 13(2) के तहत। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो याद रखिए, अनुच्छेद 114, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 114 याद रखिएगा। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? यह संसद के पास है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 115। 114 में क्या है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 117। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निबंधन मतलब रेस्ट्रिकेट मतलब रोका जाएगा किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया गया है? तो अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 मतलब कि आप मान लीजिए उच्च न्यायालय से आप रिटायर हो गए, तो आप फिर अपना व्यवसाय मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे वकील बनकर किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं। इसका रेस्ट्रिकेट है कौन सा? अनुच्छेद 220 में।
वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25। उस न्यायालय की स्थापना तथा उसके संबंध में अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी संसद के पास है और उच्चतम न्यायालय भी संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य का किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231। वह कौन सा एकमात्र संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली। मात्र एक ही यूटी है जो दिल्ली के पास उच्च न्यायालय है। दिल्ली में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। दिल्ली का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरा भारत का। उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 216 के तहत, अनुच्छेद 216 के तहत। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, कितना भी हो सकता है, मगर उच्चतम न्यायालय में निश्चित है। याद रखिएगा। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या सबसे अधिक है? तो कितना? इलाहाबाद के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 अन्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए 17 मार्च 1866 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया थी? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट रखिए, कौन सा? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य का राज्यपाल। अब बताते हैं कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है। देखिए, इसमें क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश, पहले आपको मुख्य न्यायाधीश दिखाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको लिख देते हैं मुख्य न्यायाधीश। एक इधर है न्यायाधीश, ये अन्य न्यायाधीश हो गया, ये अन्य न्यायाधीश हो गया, ये हो गया आपको मुख्य न्यायाधीश। इसमें क्या होता है? इसमें पहले भारत का, याद रखिए, पहले इसमें भारत का CJI, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ नागरिक के एक योग्य जज के नाम का सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। याद रखिए, पहले आपको सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजेगा, उसके बाद केंद्र सरकार में जो कानून मंत्रालय तो उस नाम को प्रधानमंत्री को भेजता है और साथ में राज्य के राज्यपाल की राय भी लेता है। याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है स्टेप? दूसरा स्टेप में क्या होता है? केंद्र के कानून मंत्रालय उस नाम को प्रधानमंत्री को भेजता है और साथ में राज्यपाल की राय लेता है, और राज्यपाल की राय लेने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त आदेश को सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। याद रखिएगा। पहले क्या होता है? पहले जैसे आपको उच्च न्यायालय, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का आता है, सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो दोनों मिलकर एक मुख्य न्यायाधीश का नाम, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नाम का सिफारिश करता है। उसके बाद केंद्र का कानून मंत्री जांच पड़ताल करके जितना भी जो जांच करना है जांच कर प्रधानमंत्री को भेजता है, और प्रधानमंत्री फिर राज्य के राज्यपाल से राय लेता है। राय लेने के बाद फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्त का आदेश देता है, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। याद रखिएगा, राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अन्य न्यायाधीश में क्या होता है ये भी बता देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भारत का देखिए, इसमें अन्य न्यायाधीश में क्या होता है? इसमें कॉलेजियम सिस्टम होता है। याद रखिए, कॉलेजियम सिस्टम। कौन सा?
कॉलेजियम सिस्टम होता है, याद रखिएगा कॉलेजियम सिस्टम होगा। तो इसमें क्या होता है, पहले हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का आपको मुख्य न्यायाधीश और साथ में आपको 2 वरिष्ठ जज होते हैं। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और साथ में हाई कोर्ट का ही वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर पहले नाम का प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री के पास भेजता है। किसके पास? मुख्यमंत्री के पास, सीएम के पास। भेजने के बाद केंद्र के कानून मंत्रालय, याद रखिएगा, भेजने के बाद देखिए सीएम भेजने के बाद राज्यपाल से राय लेता है। राज्यपाल से राय दे दिया राज्यपाल के राय देने के बाद आपको देश का कानून मंत्री, राज्य का नहीं, देश का कानून मंत्री उसको उस न्यायाधीश के बारे में जांच पड़ताल करेगा। करने के बाद भारत के सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पास वो नाम को सिफारिश करता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति और सीजीआई के सेंटर किसका? भारत का सीजीआई। देखिए पहले राष्ट्रपति देखिए इसमें पहले बता देते हैं, पहले क्या होता है, नाम का सिफारिश कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्लस में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कौन सा? उच्च न्यायालय के। उसके बाद सीएम के पास सिफारिश जाता है, सीएम राज्यपाल से राय लेता है। राय लेने के बाद राज्यपाल केंद्र में भेजता है, केंद्र के कानून मंत्री के पास भेजता है। कानून मंत्री पूरा जांच पड़ताल करके फिर भारत के सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रहता है। कौन? भारत के 2 वरिष्ठ नागरिक, उसको जांच पड़ताल करके सही करके राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति पास भेजने के बाद राष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, ये चारों मिलकर उसके पास उस नाम को सही ठहराता है, उस नाम को नियुक्ति कर देता है। उसके बाद उस न्यायाधीश को नियुक्त हो जाता है, उस न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाता है। इसमें देखिए भारत में भी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। मुख्य न्यायाधीश जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश किससे होता है? वो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ही आपको मुख्य न्यायाधीश बनेगा, याद रखिएगा। इसमें उच्च न्यायालय, राज्य में मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्लस जो दो क्या बोलते हैं, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर नाम का सिफारिश करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको बता दिया, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंध राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये बता दिए है। राष्ट्रपति 4 लोग रहता है, राष्ट्रपति रहता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहता है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है और राज्यपाल, ये चारों मिलकर अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है। देखिए न्यायिक निर्णय अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठ न्यायाधीश की लिखित सलाह से 50 राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है? तो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश के अनुसार, ये भी बता चुके हैं। देखिए जब कोई उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्य के संबंध में अपना अधिकारिता जुरिडिक्शन का प्रयोग करता है, तब ऐसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा? तो उन सभी राज्य के राज्यपाल जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 231 के 2 के क में। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश एडिशनल जज, एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के ऊपर एडिशनल जज की नियुक्ति किस अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 224 क के तहत कौन किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करता है? तो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
को सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो 15वें संविधान संशोधन 1963 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चित मतलब डिसीजन कौन करता है? तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। एज के बारे में जो किसी आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उनके पद से हटाया जा सकता है। तो शिष्टाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और असमर्था, इनकैपेबिलिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। इनकैपेबिलिटी मतलब क्या होता है? असमर्थ मतलब आपका इच्छा नहीं है, जैसे कोई बीमारी है, किसी कारण आप उसमें कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है वहाँ आपके न्यायाधीश बनने में, तो आप हटा जा सकते हैं, या मिस बिहेवियर के कारण। देखिए, जब कोई उच्च न्यायालय दो या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है, तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ किस राज्य के राज्यपाल दे रहा था? उस राज्य के राज्यपाल जहां न्यायालय का मुख्य पीठ स्थापित है। मान लीजिए कि ये आपको यूपी है, ये बिहार है, आपको यूपी में आपको हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय है। तो यहीं के राज्यपाल आपको शपथ दिलाएंगे। याद रखिए, मान लीजिए कि दोनों राज्य के वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, जज बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं। मतलब मान देखिए, यहाँ देखिए, आप फिर से समझाते हैं, यूपी है, बिहार है, अब दोनों राज्य के मिलाकर एक हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय, और वह उच्च न्यायालय यूपी में है। ये यूपी है, ये बिहार है, तो यूपी में है, यूपी में इलाहाबाद मान लीजिए, तो इलाहाबाद जैसे यूपी का ही राज्यपाल आपको शपथ दिलाएंगे। याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। अध्यतर रखे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत के संचित निधि से। याद रखिए, पेंशन आपको भारत के संचित निधि से, और सैलरी आपको वेतन और भत्ते किससे मिलता है? संचित राज्य के संचित निधि से, और पेंशन मिलता है आपको भारत के संचित निधि से। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो याद रखिए, 2.5 लाख रुपए और 2.25 लाख रुपए। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश का कितना है? 2.5 लाख रुपया, और अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख रुपया। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन में कमी करने का निर्देश दिया है? वित्तीय आपात लागू होने पर। यह अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपात। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कौन करता है? तो राष्ट्रपति। याद रखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को लिखित सलाह के पश्चात राष्ट्रपति अपना परामर्श देता है? तो 4 न्यायाधीशों की। किस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट न्यायाधीश की न्यायालय में वकालत कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के अथवा ऐसे उच्च न्यायालय में जहां उसके अस्थायी न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो। याद रखिए, जो जहां उसे अस्थायी न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो। यहाँ लिखा है अस्थायी न्यायाधीश के पद पर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। याद रखिए, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। अनुच्छेद 230। भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्य पर है? तो गुवाहाटी
उच्च न्यायालय का। भारत में किस उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के। किस उच्च न्यायालय के सबसे अधिक पीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्र अधिकार संघ शासित प्रदेश को छोड़कर एक से अधिक राज्य का है? तो 3 उच्च न्यायालय, मुंबई, गुवाहाटी और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। जिसको मुंबई में भी आपको एक से ज्यादा राज्य के क्षेत्र अधिकार है, गुवाहाटी में भी एक से ज्यादा राज्य का है, पंजाब और हरियाणा में भी एक से ज्यादा राज्य का है। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख मतलब रीट जारी करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय के 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिए अनुच्छेद 32 के तहत। किस न्यायालय की उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालय एवं अधिकारों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय कुल कितने तथा कौन कौन सी रीट जारी कर सकती है? तो 5 तरह की रीट: बंदी, प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रतिष्ठा रीट। किसी उच्च न्यायालय को किन प्रयोजन के लिए रीट जारी करने का शक्ति है? तो मूल अधिकार को लागू कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन मतलब पर्पस के लिए। संविधान के अनुसार 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रीट जारी कर सकता है? किसी व्यक्ति, पदाधिकारी, सरकार या संगठित निकाय के विरुद्ध। भारत में रीट संबंधी प्रावधान किस देश की विधि व्यवस्था से लिया गया है? तो आंगल विधि से। मूल अधिकार का संबंध में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता है? तो प्रारंभिक अधिकारिता। न्यायालयों का मूल अधिकार के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के और उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय आपको अनुच्छेद 226 में रीट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अपने वर्तमान के लिए दंड देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 215 के तहत। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय किस निधि पर भारित होती है? तो यह देखिए राज्य के संचित निधि पर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया? तो भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद आपको 233 में दिया गया है किसी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। फिर देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्ति किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 7 वर्ष तक। देखिए आप लोग को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि अधीनस्थ न्यायालय में सिर्फ आपको 2 न्यायालय होता है। कौन कौन सा? दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में क्या होता है? जमीन से लेकर पैसा, शादी विवाह के मामले होता है। और फौजदारी में क्या होता है? जैसे चोरी, मारपीट और हत्या के अपराध के मामले सुने जाते हैं। इसी को सत्र न्यायालय कहते हैं। फौजदारी न्यायालय को याद रखिएगा सत्र न्यायालय बोलते हैं। सत्र न्यायालय में क्या होता है? चोरी, मारपीट और हत्या अपराध के मामले में सुना जाता है। और जिला न्यायालय क्या होता है? जैसे आपको दीवानी न्यायालय, इसमें जमीन, पैसा, शादी विवाह के मामले सुना जाता है, याद रखिएगा। बाकी आपको
उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में ये नहीं होता है, एक ही जज होते हैं और दोनों मामले सुनते हैं, सिर्फ आपका बेंच अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आपको संवैधानिक सुनना है मामला तो अलग बेंच बैठेगा, मगर जज एक ही रहता है, याद रखिएगा। और इसके लिए जैसे मान लीजिए कि मारपीट से लेकर फांसी से लेकर अलग बेंच बैठेगा, और किसी के मामला हो जैसे जमीन के विवाद हो तो वो भी अलग बेंच बैठेगा, मगर इसमें अधीनस्थ न्यायालय में अलग अलग न्यायालय होता है। एक और बार इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, जो सत्र न्यायालय होता है जो अपराध चोरी हत्या ये सब के मामले सुनता है, उसमें आपको देखते होंगे मजिस्ट्रेट होता है। वो मजिस्ट्रेट होता है, उसमें उसको सिर्फ 7 साल के सजा देने का अधिकार है। 7 साल से ज्यादा का वो 7 साल से ज्यादा का सजा देने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। देखिए आपको सत्र न्यायालय में क्या होता है, सत्र न्यायालय में आपको ऊपर सत्र न्यायालय भी होता है, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। मुख्य न्यायाधीश आपको 7 साल से तक ही सजा दे सकता है। उसके बाद आपको हाई कोर्ट सबसे ज्यादा सजा देता है, 7 साल के ज्यादा सजा देना हो, हत्या, फांसी, जीवन कारावास, ये सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर। जिला का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? तो जिला जज का न्यायालय, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है जिला जज के न्यायालय। कौन सा न्यायालय जिले में सबसे बड़ा आपराधिक फौजदारी न्यायालय सुनता है? तो सत्र न्यायालय। जिला न्यायाधीश के अवर इंफेरियर श्रेणी में राज्य न्यायिक सेवा के नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 234 के अंतर्गत। जिला न्यायाधीश तथा उसके अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 135 के अनुसार। राज्य के सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य राजस्व मंडल के नाम से। देखिए, देश में पहली मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो 4 अगस्त 2007 को के.जी. बालकृष्ण ने। भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मान सपुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार। आप मोबाइल कोर्ट अब बताए क्या है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुनवाई भी कर सकता है, यहाँ भी, मतलब यहाँ भी, कहीं भी घूमकर सुनवाई कर सकता है। देखिए, संघ तथा राज्य के सभी वित्तीय प्रणाली का निगरानी के लिए संविधान द्वारा किस पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो नियंत्रक महालेखक को। भारत में वर्तमान 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण कौन है? तो ये तो पुराना हो गया, अभी करंट याद कर लीजिएगा। संविधान द्वारा किस पदाधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी के वॉचडॉग के रूप में की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की। ये सब बता चुके हैं जो आपको जितना भी है सब संसद चैप्टर में आपको बताए हैं, याद रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। संघ के लेखाओं के संबंध में या राज्यपाल के राज्य के लेखाओं के संबंध में। लोक निधि पब्लिक फंड का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। नियंत्रक महालेखक परीक्षक को किसका मित्र एवं मार्गदर्शन फ्रेंड एंड गाइड कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। किस सेवा विनीति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ये पूछा, किस सेवा नीति मतलब लोक लेखा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रिटायरमेंट को ही वित्त आयोग एवं का अध्यक्ष बनाया गया था। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया था A.K.
चंद्रा को तीसरी अध्यक्ष, कब? 1962 से लेकर 1966 तक। देखिए इसमें जितना भी आपको MCQ है, सॉरी वन लाइनर है, आपको वन लाइनर इस वीडियो के माध्यम से बता दिए है। वन लाइनर आपको नेक्स्ट में आपको इसका जितना भी न्यायपालिका है, भारत का न्यायपालिका से रिलेटेड MCQ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, MCQ या ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखिए आप लोग अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मेरा नया यूट्यूब चैनल है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।